गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास नाइन्थ। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा पार्ट 4 चल रहा है जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर में इसके पूर्व वीडियो में हमने केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट देखे हैं, है ना। केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में हमने IUPAC नेम देखे जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें इस तरह से डल्टन ने हमको इस तरह से सिंबल्स के नाम बताए थे। हाइड्रोजन के सर्कल में डॉट और कॉपर के लिए सर्कल में सी। लेकिन बर्जेलियस ने इन सिंबल्स के कुछ नए पैटर्न्स बताए जिसमें हम लोगों को कोई भी एक लेटर हो सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेटर लेने की परमिशन मिली, और जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी हुई है। अब हम लोग चलेंगे अगले भाग की तरफ जो है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जैसे कि आप लोग को पता है बेटा कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड वो होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड। फिर एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट जैसे हम लोग को पता है हीलियम, नियॉन जैसे कोई एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले होते हैं। मतलब उसमें एक एलिमेंट उसके एलिमेंट्स में ही कुछ एटम्स एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करते, तो इनको हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हीलियम का सिंबल He है, नियॉन का सिंबल Ne है, तो ये जो होते हैं वो अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे कि हीलियम का एक ही एटम होगा, नियॉन का भी एक ही एटम होगा, तो ये एटम से ही फिर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा जिसमें समटाइम 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन। मतलब इस कुछ ऐसे एटम भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे O2, फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे N2। इस पैटर्न में उनको हमको लिखना पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इनको, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप लोग को दिख रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डाई एटोमिक। ये देखिए डाई एटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। अब ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट मतलब क्या होता है कि ये जो एटम आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, ये कभी सिंगल नहीं होते। मतलब ये जो होते हैं वो किसी ऑक्सीजन के साथ दूसरा एक ऑक्सीजन के साथ एक इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। N के साथ बॉन्ड फॉर्म होके वो N2 बनता है। O का ऑक्सीजन के पहले ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म होके वो O2 बनता है। इन तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग O2 मॉलिक्यूल्स कहेंगे, N2 मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इनको सिंगल में हम लोग कभी नहीं लिख सकते। जैसे हीलियम और नियॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे हम लोग O और N नहीं लिखते। कभी भी उनको अगर लिखना है तो O2 और N2 के पैटर्न में ही हम लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लोग को जो चीज़ बताई गई है बेटा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गए हैं, इनको डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट कहते हैं और O2 और N2 के पैटर्न में उनको लिखना होता है। तो व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब ऑक्सीजन के ही 2 एलिमेंट्स एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इस तरह से कंबाइन होते हैं, तो इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड। उसी तरह नाइट्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन हो तो इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड। तो ये आपको समझ में आ गया मॉलिक्यूल्स यानी क्या होता है। मॉलिक्यूल्स यानी 2 पैटर्न के होते हैं, एक तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप लोग को सिंगल वही एटम दिखेगा और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डबल या ट्रिपल एटम उसमें हम लोग को दिखेंगे। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ही एटम इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आप लोग को दिखेंगे। वैसे ही नाइट्रोजन के भी एटम्स बहुत सारे आप लोग को इस तरह से जुड़े हुए आप लोग को दिखेंगे। तो ये हो गए मॉलिक्यूल जो कि इस तरह से पैटर्न में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बेटा हमारे अगले पोर्शन की तरफ। ये है मॉलिक्यूलर मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को मॉलिक्यूलर मास बताना चाहूँगा। मॉलिक्यूलर मास में हम लोग को एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वो है H2O, जिसे आप लोग को ये सूत्र जो है वो आप लोग को पानी का सूत्र भी बोल सकते हैं। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, पानी का फॉर्मूला ही है।
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको इसके पूर्व वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा, आप लोग को याद है, पेज नंबर 49 पे एक टेबल हमने देखा था। इस टेबल में हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखा था 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे जैसे आप लोग को दिया नहीं गया है, मैं यहाँ पे लिखकर बता देता हूँ, वो है 16, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब का एटॉमिक मास आप लोग को दिया गया है। इन एटॉमिक मास का यूज करके ही हम लोग को मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे H2O ये कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया गया है, उस तरह से आपको पेज नंबर 51 पे बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग को दिख रहा है बेटा, यही देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हैं, एटॉमिक मास दिया, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है। इस तरह से पूरे एटम्स के एटॉमिक मास यहाँ पे दिए गए और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलेज भी बनाए गए, मतलब उनके आधार पर कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, जैसे NaCl है, MgCl2 है, KNO3 है, H2O2 है, AlCl3 है, CaOH2 है, MgO है, H2SO4 है, HNO3 है, NaOH है। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। इन सभी मॉलिक्यूलर फार्मूले जो भी आपको दिए गए हैं, इन सबका मॉलिक्यूलर मास आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो यही फार्मूला हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया NaCl, MgCl। तो इसके लिए आपको क्या किसकी ज़रूरत होगी? इसके लिए आप लोग को सबसे पहले तो इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड अगर आप लोग को बताया गया तो उसका फार्मूला NaCl, और NaCl में आप लोग को सबसे पहले तो Na का मास आप लोग को दिया गया होगा, मतलब परीक्षा में अगर आप लोग को ये प्रश्न पूछा जाता है तो सोडियम का मास आप लोग को दिया गया होगा, क्लोरीन का भी मास आप लोग को यहाँ पे दिया गया होगा। उन दोनों का यूज़ करके एटॉमिक मास आप लोग को देने जाने के बाद आप लोग को उनका यूज़ करके उनका मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करना है मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मतलब हम लोग को पानी का यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो टेबल में कितना दिया था 1, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया बेटा 16, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखिए H2O ये सूत्र है हमारा, H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन यानी क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन यानी क्या हो गए, हाइड्रोजन के कितने एटम है यानी कि 2 एटम है। और नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन का कितने एटम लेंगे 1, यानी कि यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर हम लोग को देखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये फॉर्मूला हम लोग को इसमें लिखना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखा दिया गया है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, मतलब जो भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा वो हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं, हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर प्लस साइन देकर हम लोग को ब्रैकेट लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है जो भी है होगा वो ब्रैकेट में इस तरह से लिखकर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। अब ऑक्सीजन के एटम है 1, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, इनटू क्या लिखेंगे 2, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग इनटू लिखेंगे हम लोग 1। तो 1 हम लोग को इन दोनों प्रोसीजर में क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और 16 इंटू 1 क्या होगा 16, दोनों के बीच में प्लस जैसे कि वैसे लिखना है, और 2 + 16 आप लोग को क्या मिल रहा है 18। तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आधार पर दूसरा कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे किताब में दिया गया है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जैसे कि NaCl, MgCl2, KNO3, H2O2, AlCl3। इसमें से कोई भी एक या फिर 2, 4 या पूरे के पूरे कंपाउंड्स के हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके आधार के लिए हम लोग को क्या लगेगा, इन सबका एटॉमिक मास कितना है ये हम लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग को
परीक्षा में या फिर दिए गए होंगे परीक्षा में या फिर इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मैं कैलकुलेट करके बताऊं आप लोग को ऐसा लगता है? कोई हार्ड वाला लेके चलते हैं, ये थर्ड वाला लेकर चलते हैं, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मॉलिकुलर मास ऑफ KNO3 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इन KN और ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास ऑफ KN और ऑक्सीजन लिख लिया है। यहाँ से ये तालिका से आप लोग को देखकर इनके एटॉमिक मासेस लिखने हैं। K का एटॉमिक मास कितना है? 39। N का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 14। और ऑक्सीजन का जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो है 16। तो इन तीनों के एटॉमिक मासेस लिखने के बाद हम लोग को लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ K, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है और पोटेशियम का 1 है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन पोटेशियम इज इक्वल टू 1। जैसे पोटेशियम के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखता नहीं, उनको 1 कंसिडर करना है हम लोग को। नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पे भी हम लोग 1 ही कंसिडर करेंगे। N के नीचे यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग को उसको काउंट करना है 1। और नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हम लोग को दिए गए बेटा? 3, तो ये हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉलिकुलर मास ऑफ KNO3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मॉलिकुलर, देयरफॉर मॉलिकुलर मास ऑफ KNO3 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ K इन ब्रैकेट इनटू 1, मतलब इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 1, इस नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, और प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 3, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3 है। तो इसको अब हम लोग को हल करना है। एटॉमिक मास ऑफ K कितना है आप लोग को यहाँ पे दिया है बेटा? 39, इनटू क्या करेंगे हम लोग? 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना दिया है? 4, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इनटू 1, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया बेटा? 16, इनटू 3, इसको इस ब्रैकेट में हम लोग को लिख लेना है। फिर 39 इंटू 1 इज 39, 14 इंटू 1 इज 14, प्लस 16 तिया 48, इस तरह से हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। अब इनकी टोटल करनी है हम लोग को। तो टोटल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 101, एंड देयरफॉर हम लोग आखिरी में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टोटल किए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं करनी है, आखिरी पेज पर करके देखनी है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3 इज इक्वल टू 101। ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3, जो कि हम लोग को यहाँ पे 101 मिल रहा है। उसी तरह से आप लोग को बेटा यहाँ पे जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं, इन सब के इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स आप लोग को कैलकुलेट करने हैं, और बहुत आसान है। आप लोग एक बार इसको करके देखिए, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है मोल। ठीक है, तो स्टूडेंट, मोल के कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया गया है, मोल जो है वो मॉलिक्यूल से ही बनाया गया है। मोल के कॉन्सेप्ट में आप लोग को तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल के बारे में आप लोग को बताया गया है। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए कि ये तीनों दाल लिए और इन तीनों दालों के हमने वेट किए, तो क्या अलग अलग एक जैसे आएंगे? क्या नहीं। तूर दाल के वेट मसूर दाल से अलग होगी, मसूर दाल का जो वेट है वो चना दाल से अलग होगी। मान लो कि तूर दाल के बहुत सारे तूर दाल हमने ले लिए, मसूर दाल के भी 4-5 दाल हमने ले लिए, और चना दाल भी हमने 4-5 दाल हमने इसमें ले लिए। ये पांचों के अलग अलग हमने वजन किए, तूर दाल के अलग, मसूर दाल के अलग, चना दाल के अलग, तो इनके अलग अलग वेट हम लोग को देखने के मिलेंगे। तो जैसे हम लोग को कोई भी जैसे मैंने शरबत बनाया था बेटा, आप लोग को याद होगा। शरबत में मैंने नींबू लिया था, शक्कर ली थी, पानी लिया था, नमक लिया था। इनके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इसके अंदर मिश्रित होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल हमने रिएक्शन में रिएक्ट हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या मतलब, शक्कर के मैंने 6 या 10 दाने लिए थे, या फिर मैंने नींबू के 2 बूंद डाले थे, वो बूंद कितने थे, उस हिसाब से हम लोग उनको जोड़ते हैं क्या जब हम उनका रिएक्शन करते हैं? तो नहीं। तो जब भी हम लोग वाइल कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन, जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग को उनकी क्वांटिटी कितनी है उससे ज़्यादा उनका
काउंटिंग कितना होता है, मतलब उसका वेट कितना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बेटा, है ना। वो कितनी क्वांटिटी में है, मतलब मैंने चना दाल तूर दाल की ये इतने इतने लिए थे, उसको पीसने के बाद वो कितना हुआ, उसमें कितने दाने हम लोग को मिल रहे हैं आखिरी में, वो उससे ज़्यादा हम लोग उसका वजन कितना हुआ उसके ऊपर ज़्यादा वो भर देते हैं, महत्व देते हैं। तो इस महत्व के लिए हम लोग को उसके कॉन्सेप्ट में मोल, ये नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है। ना ग्राम में यूज़ करना है हम लोग को, और ना ही उसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे और उसके कितने मॉलिक्यूल्स हम लोग को रिएक्शन के बाद मिले, वो हम लोग को नहीं चेक करना है। हम लोग को यहाँ पे चेक करना है बेटा मोल। तो ये मोल जो है, मोल क्या है? अ मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। डाल्टन ने एक मोल ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से बताया कि जिसमें हम लोग को उसका जो द्रव्यमान होता है ग्राम में दिया गया होता है, वही द्रव्यमान उसके मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर मास के समांतर होता है। ये डाल्टन ने हम लोग को बताया, मतलब जो भी उसका ग्राम होगा वो वजन उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 U। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास में अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हम लोग देखें तो 32 U है, तो इसका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे कि हम लोग दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जैसे अभी हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट किया था, याद है बेटा आप लोग को? ये देखिए 18 हम लोग को यहाँ पे मिला था मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, हम लोग को यहाँ पे 18 मिला हुआ है। तो जैसे कि हम लोग मान के चलते कि 18 जो है वो पानी का मॉलिक्यूलर मास है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बनकर एक मोल, हम लोग पानी का एक मोल उसको कंसीडर करेंगे। जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उस एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, वो होगा 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड या फिर एलिमेंट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसका 1 मोल लेना होता है, ये हम लोग को इसमें देखना है। तो देखिए बेटा, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग को बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इसके आधार पर एक गणित आप लोग को अगली पेज में दिया गया है। देखिए आप लोग को ये गणित आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। मतलब 66 ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब मास ऑफ CO2 इन ग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है 66, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 जो होगा वो आप लोग को इसमें परीक्षा में दिया गया होगा, वो भी है बेटा 44 मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अगर हम लोग ये वाले मेथड से अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग को मिलता है 44। तो मॉलिक्यूलर वेट है, मास ऑफ CO2 इन ग्राम है 66 और मॉलिक्यूलर मास है 44। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को 66 अपॉन 44, तो हम लोग को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इन CO2। वो कितने मिलेंगे बेटा हम लोग को? देयरफॉर n इज इक्वल टू 1.5 मोल। 66 अपॉन 44 करके देखिए, आपको इसका उत्तर बराबर 1.5 मोल मिलेगा। तो देयरफॉर यदि 1 मोल ऑफ CO2 जो है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये कैसे निकाला? तो देखिए हमारे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे आपको एवोगैड्रो नंबर बताया गया बेटा। ये एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जितना भी होगा हर एक कंपाउंड के लिए और एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा, और वो होगा 6.022। मतलब 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट if 6.022 into 10⁻23 molecule, then it will be equal to the Avogadro's number। मतलब इसी को Avogadro's number भी कहते हैं, और वो हर एक तत्व का कंपाउंड का 1 मोल होता है। यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। क्या बोला गया है देखिए, later scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10⁻23. A mole of any substance stands for 6.022 into 10⁻23 molecule. Just as a dozen has 12 items, a century has 100, or a grass has 144 molecule, means 6.022 into 10⁻23। जैसे कि 1 डजन यानी कि 12 होता है, अंडे भी लेते हैं हम लोग उसमें, 1 डजन यानी कि 12 कोई भी
आइटम्स हो। सेंचुरी यानी कि 100 करते, सेंचुरी जिसको हम लोग 100 बोलते हैं, और ग्रॉस यानी कि 144 जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे नोटबुक के प्लेट्स यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को इस आकृति में, 144 नोटबुक है जिसको हम लोग एक ग्रॉस कहते हैं नोटबुक्स, है ना। उसी तरह से एक मोल यानी कहते हैं जिसको 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एक मोल यानी कि, ठीक है। तो यदि हम लोग एक मोल ऑफ CO2 मान के चलते हैं कि 6.022 है, उसी तरह अगर हम लोग को 1.5 मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करना हो तो हम लोग किससे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, 1.5 इंटू वॉट एवर द नंबर इज गिवन 6.022 ऑफ एवोगैड्रो इंटू 10⁻23, हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब जो आंसर हम लोग को मिला था ये, इसका आंसर ये होगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, मतलब CO2 के 66 ग्राम में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए, ये सवाल था। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? वो होंगे 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम लोग हर एक का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, मतलब किसी कंपाउंड का ग्राम दिया गया होगा, उसके आधार पर हम लोग उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग को किसी भी एवोगैड्रो नंबर को अगर डिनोट करना है तो उसका सिंबल यहाँ पे दिया गया बेटा Na से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे CO2 एग्जाम्पल लिया है, इस तरह से हम लोग कोई भी दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं। उसका जितना भी हम लोग को आंसर मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, है ना, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो होगा उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे 9.033 आएगा, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 66 ग्राम की जगह पे 100 ग्राम या फिर 85 या 75 ग्राम लिया था, तो उसको डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 यानी कि 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा उससे अगर हम लोग एवोगैड्रो नंबर का ये जो वैल्यू है उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने ग्राम में, मतलब 100 ग्राम मान लो हमने लिया था, तो 100 ग्राम का 44 डिवाइड करने के बाद कोई तो भी एक यहाँ पे आंसर आएगा, है ना। उसका जो आंसर होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग को कितने मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड में हैं वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो पोर्शन मैंने आप लोग को समझाया है ये आप लोग को समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको, ये वीडियो को 1, 2, 3 बार आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग को ये तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग हमारा अगला पोर्शन बैलेंस ही देखेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी पोर्शन आज हमने पढ़ा हुआ है ये आप लोग को अच्छे से समझें, है ना। तब तक आप लोग जहाँ तक हमारा पोर्शन हुआ है ये आप लोग पढ़ के रखिए, लिख कर रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और अपना सबसे इम्पोर्टेंट है अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।